Hello everyone, welcome back to my channel again. So this is second video of physical world chapter of class 11th और आज हम पढ़ने वाले हैं about fundamental forces. So fundamental forces का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है that we are going to learn 4 type of fundamental forces. सबसे पहली फोर्स जो हमारी आती है that is gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स आई थिंक हमने 6th, 7th, 8th में पढ़ी हुई है, इवन 9th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है. ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर आपके पास यूनिवर्स में 2 बॉडीज़ हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है, उनकी टेंडेंसी कितनी है, मतलब वो कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, वो डिपेंड करता है जो बॉडीज़ हैं उनका मास कितना है. ये चीज़ हमने पढ़ी है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. 2 बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास हमने 2 मासेस कंसीडर करे हैं, दैट इज़ m1 एंड दैट इज़ m2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ r1. तो हमने ये पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका स्क्वायर आएगा. ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है. यहाँ पे अब हम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल जी. तो कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है कि फिक्स होती है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास यूनिट्स होती हैं. तो यहाँ से हमें ये चीज़ एनालाइज होती है, जो डिस्टेंस है उसके कंपैरेटिव जो फोर्स है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो मासेस हैं उनके कंपैरेटिव जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से ही एनालाइज होता है कि अगर आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, अगर उनका मास हैवी होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी. अगर बॉडी स्मॉलर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है. अर्थ पे भी ऑब्जर्व कर लो, अगर हम अर्थ में सर्वाइव कर पा रहे हैं दैट इज ड्यू टू अ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ा हुआ है. न्यूटन ने जो एप्पल वाला फिनोमेना दिया था तो वहाँ पे भी ग्रेविटी का कंसेप्ट हुआ था. वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं और अर्थ के बारे में बात की गई है. बट हम ये क्या बात करें, ग्रेविटेशनल एंड यूनिवर्सल फोर्स. तो ये क्या है, यूनिवर्सल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. 2 बॉडीज़ हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज़ द थिंग. एग्जाम्पल जैसे सन है, सन के अराउंड अर्थ या और कोई प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर सेंटर में सन है तो ये प्लैनेट्स जो हैं एक ऑर्बिट में तभी मूव कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको ऑर्बिट में बाउंड करके रखती है, दैट्स वाई वो क्या है, मूव कर पाते हैं. तो ये हमारी एग्जांपल हो गई है. नेक्स्ट थिंग यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन सी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, यहाँ पे एक फोर्स 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है दूसरा ऑब्जेक्ट ए है, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका मास ले लिया है m1 और इसका मास लिया है m2. तो ऑब्वियसली जो ए ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना. ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और जो बी ऑब्जेक्ट है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको अट्रैक्ट करेगा. तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे. बी ए को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ए बी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे 2 फोर्सेज एक्सर्ट होंगी, एक तो एफ ए बी और एक एफ बी ए. 2 फोर्सेज हैं. ठीक है, एक जो ए है वो बी के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है और जो बी है वो ए के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है. तो ये 2 फोर्सेज क्या हैं, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, बट क्या होता है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. तो यहाँ पे अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो ये लाइन का मतलब ये हो गया है. सेकेंड थिंग यहाँ पे लिखी हुई है, वीकर फोर्सेज एंड बॉडीज आर स्मॉलर. तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि मासेस जो हैं वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, तो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी. बट अगर आपके पास जो बॉडीज़ हैं, हैवीज हैं, जैसे प्लैनेट है, सन है, या हमारी सैटेलाइट्स लगा लो जो रिवॉल्व करती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ. वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो स्ट्रॉन्ग होती है, दैट इज़ द रीज़न. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द मास. एंड सेकेंड थिंग इज लॉन्ग रेंज फोर्सेज होती हैं, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर. रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, वीकर है स्ट्रॉन्गर है वो डिपेंड करेगा मासेस के ऊपर. ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेंज इनकी काफ़ी ज़्यादा है बट स्ट्रॉन्ग है या वीकर है वो डिपेंड करेगा मासेस के ऊपर. कंजर्वेटिव इन नेचर है. ओके, कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पाथ फॉलो कर रही है फोर्सेज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. वो चीज़ ध्यान रखनी है. सो दिस फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो यहाँ पे ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आ भी जाता है तो 1 और 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है. तो आपको इस चैप्टर को ऐसे ही प्रिपेयर करना है. ओके, तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं. सैटेलाइट्स हो गई हैं जो रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द अर्थ, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स.
उसके बाद हमारे पास सन और कोई प्लैनेट ले लो, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो देयर आर सो मेनी फिनोमिना इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वॉल्व. सो दैट इज ओके. सो नेक्स्ट फोर्स जो हमने पढ़नी है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. तो इसमें क्या है, ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है आपको. इट इज़ अ बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस. मतलब ये क्या है कि यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा चार्जेस की वजह से. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दैट इज़ ड्यू टू चार्जेस. चार्जेस की वजह से ये फोर्स होती है, और ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकती है. वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ठीक है. अगर अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. लाइक इन दिस वे अगर नेगेटिव नेगेटिव दो चार्जेस भी हैं तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. सो ये चीज़ रखनी है. ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है, वो डिपेंड करेगा चार्जेस के ऊपर. नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको फोर्स के बारे में मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है. यू कैन सी इट इज़ एज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस ग्रेविटेशनल फॉर्मूला. बस यहाँ पे हम मासेस की बात नहीं करते हैं, हम चार्जेस की बात करते हैं. फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज. तो यहाँ पे भी जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है. जैसे मैंने यहाँ पे आर लिया है तो इनके आर स्क्वायर के डिस्टेंस के इन्वर्सली हो जाती है. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो रिमूव करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. और ये अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी वो डिपेंड करेगा चार्जेस के ऊपर. नेक्स्ट थिंग हमें ये पढ़नी है दैट इज लॉन्ग रेंज फोर्सेज. ये फोर्सेज क्या होती हैं, ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्सेज होती हैं. और ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट थिंग हमें पढ़नी है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. ये फोर्सेज क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होती है. कंजर्वेटिव का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, दे डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. तो दैट्स व्हाई दे आर द कंजर्वेटिव इन नेचर. नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं कुछ. जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज ड्यू टू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जो हमारे पास जो अगर सेंटर में न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है दैट इज ड्यू टू अ दिस फोर्स. और क्या पढ़ते हैं, हमें पता है कि हमारा कोई यूनिवर्स में कोई भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना. तो एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में बाउंड करके एक दूसरे को रखते हैं, दैट इज ड्यू टू अ. ये अगर आपके पास मैटर है कोई और इसके सेंटर में एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपस में बाउंड करके इसी वजह से रहते हैं, दैट इज ड्यू टू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ये फोर्स होती है इनके बीच में, दैट्स व्हाई दे बाउंडेड टुगेदर और एक मैटर बनाते हैं ये. नेक्स्ट थिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में हमें ये याद रखना है, इट इज बिटवीन द चार्जेस. एग्जाम्पल्स क्या हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स मैटर. और ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेज होती है, इनकी रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. और इन केस ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम बात करें इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ये हमें पढ़ना है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके. तो थर्ड टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस. सो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है द फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो हमारा होगा सेंटर में उसके बीच में जो फोर्सेस होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर फोर्सेस बोलेंगे. इसको और नेम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है. तो यहाँ पे हमें पता है कि एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड एक ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना. ये मैंने स्ट्रक्चर लिया है. हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ अ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों से बना होगा. प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है ना. तो हमारे पास क्या है, जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करके रखती है इन द न्यूक्लियस दैट इज नेम्ड एज अ न्यूक्लियर फोर्सेस. डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है, द फोर्स होल्डिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. जो इसको न्यूक्लियस के सेंटर में बाउंड करके रखते हैं. जैसे देखो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन है, उनके बीच में भी ये फोर्स होगी. न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में भी ये फोर्स होगी. या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा तो उनके बीच में भी ये फोर्स होगी. तो these forces are always attractive in nature. ये नहीं है. Then after that short range forces obviously बहुत ही 10⁻15 मीटर की रेंज में
ये एग्जिस्ट कर जाती हैं। तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। उसके बाद क्या है, इनके अगर स्ट्रेंथ की बात करें, इट इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं उनसे कंपैरेटिव 100 टाइम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या थी, ग्रेविटेशन से कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर थी, और यहाँ पे ये बोला गया कि ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, और यहाँ पे इवन ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो हैं उसके कंपैरेटिव भी ये स्ट्रॉन्गर है। कितनी स्ट्रॉन्गर है, 10⁻38। तो हमें 3 चीज़ें पता चल गई। स्ट्रॉन्गर हमारी जो फोर्स होगी कौन सी है सबसे ज़्यादा, न्यूक्लियर फोर्स, देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट में क्या आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। इन केस ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट रेंज। रेंज डिफर है, रेंज की बात अलग है, वो स्ट्रॉन्गर, उनकी रेंज ज़्यादा है, इसकी रेंज कम है। बट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ के केस में क्या है, इट इज़ स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेज, जो क्या करती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करती हैं, होल्ड करके रखती है टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज नेम्ड एज अ न्यूक्लियर फोर्सेज। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं, एंड इट इज stronger as compared to the other two forces. So this is all about nuclear forces. Okay, so last force जो हमें पढ़नी है that is weak nuclear forces. ये forces क्या होते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी डिके करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रिनो हैं उनके बीच में क्या होती हैं, जो फोर्सेज होते हैं वीक होते हैं। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आफ्टर रेडियो एक्टिविटी वो क्या हो जाता है, एमिट हो जाते हैं। तो ये पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। ये वीक फोर्सेज होती हैं, देन आफ्टर दैट इसकी रेंज भी क्या होती है, कम होती है। वैसे भी वीक होती हैं और रेंजेस भी कम है इसकी। ये हमें पढ़ना है इन दिस वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। और एक और चीज़, अगर आपको ऑर्डर आता है 1 मार्क में आ जाता है कि अगर आप जो ऑर्डर है इन केस ऑफ स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो उस केस में अगर आपको ये ऑर्डर बनाना है, तो सबसे पहले हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आएंगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक आती है, और लास्ट में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्सेज आती है। ये चीज़ ध्यान रखने है। 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि राइट द ऑर्डर ऑफ दिस, है ना। तो दे क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है। जो बेसिक्स था वो मैंने आपको समझा दिया है। इसमें भी ये नहीं है कि आपको 4-5 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस हैं। तो क्या होएगा वहाँ पे, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट द डेफिनेशन, 1 और 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल फोर्सेज जो हमने पढ़ लिए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। 1 और 2 मार्क में आपको आ सकती है। नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डिमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हमें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको मेरी वीडियोज़ में कुछ भी थोड़ा बहुत कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं किसी भी रिगार्डिंग टॉपिक में जो हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, देन यू कैन कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दैट क्वेरीज। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।